टैक्स से जुड़ी हर उलझनों को दूर करने के लिए लेकर हम हाजिर हैं आपका पसंदीदा शो टैक्स गुरु, जहां हम नियमों के दायरे में रहकर टैक्स बचाने के बेहतरीन तरीके आपको बताते हैं। नमस्कार, मैं हूं लक्ष्मण राय और हमारे साथ इस बार होंगे जाने माने टैक्स एक्सपर्ट शरद कोहली साहब। और सबसे पहले आप सभी को दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं। कोहली साहब, आपकी तरफ से भी विशेष शुभकामनाएं दे दीजिए दर्शकों को। बिल्कुल, मेरी तरफ से भी दिवाली की, सभी त्योहारों की और शादी ब्याह की सभी दर्शकों को शुभकामनाएं। तो इस खास मौके पे हम लोग अपने शो में कई सारी बातें करेंगे, कुछ दिवाली से जुड़ी हुई बातें भी करेंगे। मिसाल के तौर पर दिवाली के इस मौके पर अगर आप ले रहे हैं या दे रहे हैं महंगे गिफ्ट, तो क्या टैक्स की भी करनी है चिंता? रिश्तेदारों में लेन देन पर कैसे बचें टैक्स की अड़चन से? और साथ ही ये भी बताएंगे कि कमर्शियल रेंटल पर जीएसटी का क्या है पेंच और कैसे उसको सुलझाएं। इन सारे मुद्दों पर बातचीत करेंगे, लेकिन सबसे पहली बात दीपावली की। आमतौर पे दीपावली में कई लोग गिफ्ट देते हैं, कई लोग गिफ्ट लेते हैं। खबरें आ भी रही होती हैं, कई सारी कंपनियां अपने एम्प्लॉय को महंगी महंगी गाड़ियां गिफ्ट कर रहे हैं। तो आप भी किसी को गिफ्ट दे रहे हैं, गिफ्ट ले रहे हैं, तो खुशी का मौका है, खुशी बांटिए इस जरिए। लेकिन एक सवाल है, क्या इसमें आपको टैक्स की भी चिंता करनी चाहिए क्या? तो मैं कोहली साहब से पूछूंगा। कोहली साहब, ऐसे मामले पे टैक्स की चिंता करनी चाहिए? जी हाँ, देखिए, गिफ्ट तो बहुत तरीके के होते हैं लक्ष्मण। एक छोटा सा ड्राई फ्रूट का, मिठाई का डब्बे से लेके, और आपने अभी गाड़ियों की बात करी, कुछ लोग बैंक में डिपॉजिट कर देते हैं, गिफ्ट हो जाता है। कभी कभी कोई पेंटिंग दे दी जाती है, कभी कभी कोई ज्वेलरी का आइटम बड़ा बड़ा दिवाली के मौके पर चलता है। तो मुझे लग रहा है कि जब आप रिश्तेदारों से गिफ्ट ले रहे हैं, हम अक्सर इसका जिक्र करते रहते हैं, आपको याद होगा, हम रिश्तेदारों की लिस्ट भी गिनवाते हैं। दादा, पोता, मामा, मामी, नाना, नानी, दंद, भाभी, साला, सलज, आपको याद होगा 56 to 10 में जो लिस्ट आती है। तो इन रिश्तेदारों से जब गिफ्ट आ रहा है तब तो कोई चिंता की बात नहीं है। आप कैश लीजिए, काइन लीजिए, जितना मर्जी लीजिए, कितने का भी लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। दिक्कत आती है जब या तो यार दोस्त फ्रेंड से आ रहा है, या इन रिश्तेदारों के अलावा जब आपको कोई दे रहा है, वहां पर चिंता शुरू। एम्प्लॉयर के बीच में, एम्प्लॉयर के बीच में, तो फिर वहां पर सैलरी में इंक्लूड हो जाता है। अच्छा। पर मैं अभी बात कर रहा हूं जो आपके घर पर आपके दोस्त आके दे जाते हैं। अच्छा। और वो लोग दे जाते हैं, तो उन लोगों के साथ आप 50,000 तक तो कोई दिक्कत नहीं है। 50,000 कोई एक गिफ्ट की कीमत है, एक पूरे गिफ्ट की मिलाकर? बिल्कुल, मैं इसी पे आ रहा था, आपने मेरे दिल की बात छीन ली कि मान लीजिए एक गिफ्ट कोई 15,000 का, 15,000 रुपए आपको दे गए, दूसरे साहब 18,000 दे गए, तीसरे फिर आके 20,000 दे गए। अब ये सारा कुछ जोड़कर 50,000 से अगर ऊपर हो गया तो पूरे के पूरे पर टैक्स लग जाएगा। तो अच्छा। आप जितने भी आपके पास गिफ्ट आ रहे हैं साल भर में, उन सबका लेखा जोखा रखिए, क्योंकि अगर वो 50,000 से ऊपर। अब सवाल ये आता है लक्ष्मण की क्या क्या चीजें हैं गिफ्ट में। मैंने बैंक डिपॉजिट्स की, कैश की बात करी, मैंने महंगी पेंटिंग्स की बात करी, ज्वेलरी की बात करी, इसमें कुछ स्कल्पचर्स भी आते हैं। अब एक किसी ने मेरे को आगे पूछा, साहब हमें तो किसी दोस्त ने 5 लाख की कार दे दी। आपने सुना होगा बॉलीवुड में, मैंने सुना जब एक दूसरे को गिफ्ट करते हैं कुछ बॉलीवुड के एक्टर्स, तो आपने अक्सर सुना होगा कार गिफ्ट कर देते। कार गिफ्ट कर, आपने बहुत सुना होगा। कार में क्या कुछ खासियत होती है? खास इसलिए है कि वो जो लिस्ट है 56 to 10 के अंदर, जो रिश्तेदारों की लिस्ट है, उससे तो ठीक है, दोस्त उससे बाहर है, पर वो उस लिस्ट के अंदर कार नहीं है। अच्छा। पर इसमें मेरा इंटरप्रिटेशन अपना जो बहुत कार नहीं है, मतलब कार अगर आप देते हैं तो वो 50,000 के लिमिट के अंदर कवर नहीं होगी। अच्छा। पर मेरा अपना इंटरप्रिटेशन लक्ष्मण ये कहता है कि अगर कोई ऐसा आइटम किसी को दे रहा है जो कि भले ही उस लिस्ट में नहीं है, जो मैंने आइटम गिनवाया, बैंक हो गया, ज्वेलरी हो गया, महंगी पेंटिंग्स हो गई, इस इंटेंशन से किया जा रहा है कि आप टैक्स को बचाना चाहते हैं। मैं आपको बहुत साधारण एग्जाम्पल देता हूं। मान लीजिए एक दोस्त ने किसी को कार गिफ्ट करी 50 लाख की। उसने क्या किया, कार को लिया तुरंत। अब कार जब शोरूम से निकलती है तो कुछ कीमत टूट जाती है। उसने क्या किया, 45 लाख की बेच दी और अपने अकाउंट में पैसे ले लिए। अगर कुछ इस तरीके का किया जा रहा है तो फिर साहब इनकम टैक्स वाले क्या कान खड़े हो जाएंगे। पर वैसे अगर आप इस उदाहरण में तो साफ तौर पे आप टैक्स बचाने के लिहाज से काम। जी बिल्कुल। तो वैसे अगर आप जनरल सिद्धांत दें, तो मैं जब लिस्ट को बारीकी से देखा लक्ष्मण, तो उसमें एक सिद्धांत निकल के आया कि कोई भी ऐसी चीज जब आप गिफ्ट कर रहे हैं जिसकी कीमत उतनी ही बनी रहती है या उसकी कीमत ग्रो करती है, तो फिर तो वो गिफ्ट मान ली जाएगी। पर कोई ऐसी चीज है जिसकी लेते ही कीमत गिरनी शुरू हो जाती है, डेप्रिशिएट करनी शुरू हो जाती है, उसको मैंने देखा कि गिफ्ट की परिभाषा से बाहर रखा गया है। पर यह ध्यान रखिएगा कि टैक्स इवेजन की इंटेंशन नहीं होनी चाहिए, वरना गाड़ी और ऐसी ऐसी चीजें भी उसमें इंक्लूड करी जा सकती हैं। तो मतलब कुल गिफ्ट की कुल कीमत
50,000 रुपए से ज्यादा होगी तब आपको टैक्स देना पड़ेगा। हाँ, और अगर वो आपका रिश्तेदार नहीं है तो देना होगा। तो देना। अगर रिश्तेदार से है तो कोई दिक्कत नहीं। फिर कोई दिक्कत तो रिश्तेदार में एक चीज बता दूं कि कोहली साहब ने बताया तो सही कि रिश्तेदार से गिफ्ट मिलने पर आपको नहीं देना पड़ेगा टैक्स, लेकिन एक पेच है। रिश्तेदारों से जब आप लेन देन करते हैं, गिफ्ट के अलावा दूसरे मुद्दों की बात करें तो उस लेन देन में किस रिश्तेदार से ले रहे हैं, किससे दे रहे हैं, उसमें बड़ा अंतर होता है। इस अंतर को समझाएंगे जब हम लोग शो में आगे चल करके। लेकिन जो गिफ्ट की बात चली तो एक और बात, दीपावली के साथ ही काफ़ी शादी ब्याह के मौसम शुरू हो जाएंगे। करीब 35 लाख शादियां होनी है, अभी बता रहे थे कोहली साहब मुझे। तो शादियों में भी कई सारे गिफ्ट मिलने वाले हैं, कई सारे लोग गिफ्ट देते हैं, तो वहाँ पर भी क्या यही नियम लागू होता है कोहली साहब? जी हाँ, मुझे पता लगा कि 23 नवंबर और 10-15 दिसंबर के बीच में करीब 30-35 लाख शादियाँ। 30-35 लाख शादी का मतलब एक एक जोड़ा लगा लीजिए तो 70 लाख लोग शादी करेंगे, और उनके 5-5 परिवार के लोग लगा लीजिए तो 3.5-4 करोड़ लोग शादी से प्रभावित होंगे। गेस्ट अलग हैं। तो शादी के मौके पर लक्ष्मण जो गिफ्ट आता है वो शादी के मौके पर गिफ्ट एग्जेम्प्ट होता है। जितने भी आपको तोहफे आते हैं सब माफ है। अब किसी ने पूछा कि साहब शादी से पहले सगाई होती है, मंगनी होती है, मेहंदी की रस्म होती है, बाद में रिसेप्शन होता है, तो क्या आपने तो कहा शादी के दिन। जी हाँ, जो रूलिंग्स ये कहती है कि शादी के मौके पर उससे थोड़ा पहले या उससे थोड़ा बाद में, मतलब शादी का जो पूरा का पूरा प्लान है उसके अंतर्गत जो गिफ्ट्स आ रहे हैं वो माफ होगा। परंतु अब इसमें भी एक पेज है। पेज ये है कि गिफ्ट किसको दिए जा रहे हैं। दूल्हा दुल्हन को जो गिफ्ट आ रहे हैं वो माफ है, और दूल्हा दुल्हन के साथ अब यहाँ तो हमारे यहाँ कहते हैं कि शादी दो परिवारों का भी मिलन होता है। पति पत्नी का तो होता ही है, पर दो परिवार भी एक हो जाते हैं। तो क्या दूल्हा या दुल्हन के माता पिता को दिए गए गिफ्ट, क्या वो भी शादी की परिभाषा में आते हैं, यानी कि एग्जेम्प्ट गिफ्ट में आते हैं? इसका जवाब है ना। नहीं। अगर आप माता पिता को कोई, मान लीजिए कोई बड़ा ज्वेलरी का हार, आपने सुना होगा सासू माँ को हार चढ़ जाते हैं, ससुर जी को कोई महंगी अंगूठी चढ़ जाती है, हमने तो सुनने में आता है। अपना आपस में प्रेम में, मैं दहेज वहेज की बात नहीं करता, पर प्यार मोहब्बत में दे दिया जाता है। तो अगर ऐसा होता है तो वो साहब एग्जेम्प्ट नहीं होगा। अच्छा, तो शादी के मौके पर गिफ्ट एग्जेम्प्ट है, परंतु केवल दूल्हा और दुल्हन को जो आ रहे हैं, अगर आप रिश्तेदारों को दे रहे हैं, अभी वो रिश्तेदार बने नहीं हैं, शादी के बाद बनेंगे रिश्तेदार, पर वो गिफ्ट माफ नहीं होंगे। तो बड़ा ही पते की बात है। इसका ध्यान रखिएगा आप लोग कि इसमें पेच है, तकनीकी पेच है। हालांकि आमतौर पर कई लोग इसका ध्यान नहीं रखते, लेकिन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट अगर पीछे पड़ जाए तो इन सब पे सवाल आपसे जरूर पूछ सकता है। चलिए शुरू करते हैं सवाल जवाब का सिलसिला। सबसे पहले चलते हैं गुजरात, जहाँ से तुषार जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। तुषार जी नमस्कार। मेरा क्वेश्चन ये था सर कि माइनर्स में जो अकाउंट में जो टीडीएस होता है वो किस तरह से क्लेम करा जाए, क्योंकि इनकम तो क्लब हो जाती है गार्डियन में, लेकिन गार्डियन के 26 ईयर्स में माइनर का टीडीएस शो नहीं कर पा रहा है। जी हाँ तुषार जी, माइनर का टीडीएस शो नहीं कर रहा है क्योंकि क्लब होता है, तो नेचुरली अगर टीडीएस कटा है तो वो भी इनके अकाउंट में जाना चाहिए। तो आप अपनी इनकम टैक्स रिटर्न पे जाइए तुषार जी, वहां पर एक टीडीएस शेड्यूल होता है। उस टीडीएस शेड्यूल, कुछ लोग शेड्यूल भी बोलते हैं, उसमें आप जाइए। उसमें टीडीएस फॉर अदर्स का एक आपको टैब मिलेगा, उस टैब को आप क्लिक करिए। उसमें आप अपने बच्चे का पैन नंबर डालिए। जैसे ही आप डालेंगे उसका टीडीएस आपके अकाउंट में क्रेडिट के लिए मान्य कर लिया जाएगा। तो मैं रिपीट करता हूं, आईटीआर में जाइए, टीडीएस शेड्यूल पे जाइए, टीडीएस फॉर अदर्स में जाइए, अपने बच्चे का पैन नंबर डालिए और वो आपके अकाउंट में ऑटोमेटिकली क्रेडिट हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आपके बच्चे का टीडीएस का क्रेडिट आप ले पाएंगे, क्योंकि क्लबिंग की वजह से उनकी इनकम पर टैक्स भी आप ही दे रहे हैं। तुषार जी, उम्मीद करते हैं कि आपके सवालों का जवाब मिल गया होगा। फिर भी अगर कोई उलझन हो तो आप tax@moneycontrol.com पर लिख सकते हैं और टैक्स गुरु फिर आपको इसी तरह से आपकी मदद करेगा। आगे बढ़ते हैं, चलते हैं उज्जैन, जहां से कमल गर्ग साहब हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। गर्ग साहब नमस्कार। नमस्ते जी, कैसे मैं हैं? कमल गर्ग बोल रहा हूँ उज्जैन से। जी बताएं। मेरा बेटा 5 वर्षों से हाँ। एक भारतीय कंपनी द्वारा भेजा गया नीदरलैंड में काम कर रहा है। ठीक है। उसे वहीं नीदरलैंड में सैलरी मिलती है यूरो में, और अब वो भारत वापस आना चाहता है और अपनी जो बचत है उससे भी भारत लाना चाहता है सर। अच्छा। उसके भारत में सेविंग बैंक में अकाउंट है। तो सर मेरे 2-3 प्रश्न है, सब एक साथ पूछ लूं मैं? आप सब related है। पहले एक अच्छा पूछ ले, तो तीन अगर सब रिलेटेड हैं तो एक ही साथ पूछ लीजिए। हाँ,
तो सर ये है कि यूरो को कन्वर्ट कराकर एसबी अकाउंट में जमा करवाएं या अलग से ही कोई एनआरआई अकाउंट खोलें, ये पहला क्वेश्चन। रुक जाइए, यहीं पर रुक जाइए। कोहली साहब, क्या पनीर का जवाब दीजिए। जी हाँ, बिल्कुल। अगर यूरो को वो भारत में जमा कराते हैं तो आप किसी भी अकाउंट में उसको जमा करा सकते हैं। शर्त यह है कि जिस बैंक से आप डील कर रहे हैं वो फॉरेन एक्सचेंज में डील करता हो, तो वो आपके नॉर्मल अकाउंट में उसको क्रेडिट कर देंगे। वैसे नॉर्मली क्या होता है कि जब बाहर विदेश में काम कर रहे होते हैं तो एक एनआरओ अकाउंट खोला जाता है, जिसको नॉन रेजिडेंट ऑर्डिनरी अकाउंट कहते हैं, या एक एनआरई अकाउंट होता है जिसको नॉन रेजिडेंट एक्सटर्नल अकाउंट कहते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कमल जी कि उनका कोई ना कोई अकाउंट होगा, पर नहीं भी है तब भी आप उसको जमा कराएं और बकायदा आप यूरो कराएंगे पर यहां पर क्रेडिट वो भारतीय रुपए में ही हो। सिर्फ आपको ध्यान देना है कि जिस बैंक में अकाउंट खुलवाएं वो बैंक फॉरेन एक्सचेंज में डील करता हो। अगला सवाल क्या है सर? अगला सवाल है, ऐसी राशि लाने पर कोई टैक्स लगेगा सर? जी नहीं, क्योंकि वो पैसा उन्होंने कमाया है जिस समय वो नॉन रेजिडेंट थे और उस पर उन्होंने, जाहिर बात है, नेदरलैंड्स में टैक्स दिया होगा, तो वहां की क्योंकि सेविंग्स यहां लेके आ रहे हैं तो इस पे कोई टैक्स नहीं लगेगा। ये सिर्फ एक डिपॉजिट माना जाएगा, कैपिटल रिसीट मानी जाएगी और कोई टैक्स इस पर नहीं लगेगा। और कोई सवाल है? सर नेक्स्ट सवाल है, ये यूरो से इंडियन रुपीज में कन्वर्जन किस संस्था, एजेंसी या बैंक से कराना चाहिए सर? इसके बारे में कुछ है? देखिए कमल जी, ये एक ऑटोमेटिक प्रोसेस है, क्योंकि जब आप यूरो को भारतीय रुपए में कन्वर्ट कराते हैं, जैसा मैंने कहा, आप किसी ऐसे बैंक से डील करेंगे उसको लक्ष्मण ऑथराइज्ड डीलर कहते हैं। आरबीआई के ऑथराइज्ड डीलर, तो सब बैंक आजकल ऑथराइज्ड डीलर हैं जो फॉरेन एक्सचेंज में डील करते हैं। तो जब आप बैंक में जमा कराएंगे तो स्वतः अपने आप ही वो उसको रुपये में कन्वर्ट कर देंगे। आपको उसके लिए कोई एफर्ट नहीं करना पड़ेगा। आप सिर्फ उस बैंक को कितने यूरो आ रहे हैं ये बताएंगे या रेमिटेंस आएगी तो वो रुपए में अपने आप ही कन्वर्ट हो जाएगा। और मैं आपको एक और बात भी बता दूं, बहुत से लोग मेरे से पूछते हैं लक्ष्मण कि क्या इसको हम यूरो में ही रख सकते हैं यहाँ पर, तो इसका जवाब है ना, क्योंकि फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट फेमा एक्ट के अंतर्गत आप भारत में फॉरेन एक्सचेंज नहीं रख सकते, रुपए में ही आपके बेटे के अकाउंट में वो क्रेडिट हो जाएगा। चलिए, उम्मीद करूं गर्ग साहब की आपकी सारी उलझन दूर हो गई है। सर एक और था क्वेश्चन। हाँ, तो जल्दी पूछ लीजिए। जैसे सर हम फॉरेन एक्सचेंज में तो इंडिया में रुपए यूरो नहीं रख सकते, लेकिन कभी भविष्य में हमें फॉरेन एक्सचेंज की जरूरत पड़ती है बच्चों वगैरह के एजुकेशन में कोई फीस चुकाने के लिए, तो उसमें हमें कोई प्रायोरिटी या कुछ ऐसा मिलने का कोई प्रावधान है क्या सर? नहीं कमल जी, ऐसा कोई प्रावधान नहीं है, पर मैं आपको बता दूं सभी भारतीय प्रतिवर्ष $2.5 लाख तक लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम, LRS इसको बोलते हैं, उसके अंतर्गत आप $2.5 लाख के बराबर यहां से फॉरेन एक्सचेंज इशू करा सकते हैं। स्पेसिफाइड पर्पसेस हैं, बहुत आसान है। A2 फॉर्म अपने बैंक में जाके भरिए और आप उस पैसे को निकाल सकते हैं, फॉरेन एक्सचेंज में विदेश में पेमेंट कर सकते हैं। तो कोई चिंता की बात नहीं है, इसका क्रेडिट मिले ना मिले, इसका बेनिफिट मिले ना मिले, आप वैसे भी फॉरेन एक्सचेंज को एक्सेस कर सकते हैं। चलिए कमल जी, और भी कोई उलझन हो तो आप बिल्कुल लिख के इसी तरीके से रखिएगा और टैक्स गुरु को भेजिएगा tax@moneycontrol.com पर, और हम लोग फिर आपसे संपर्क करेंगे। हमारे पास जाने माने टैक्स एक्सपर्ट होते हैं जो आपके ऐसे ही सारे सवालों को बहुत ही आसानी से जवाब देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, फिलहाल वक्त है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जानेंगे कि रिश्तेदारी में गिफ्ट के लेन देन पर क्या है टैक्स की बारीकियां, बताएंगे छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आपका फिर से आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं टैक्स गुरु और हमारे साथ बने हुए हैं जाने माने टैक्स एक्सपर्ट शरद कोहली साहब। चलते हैं मुंबई, जहां से देवा जी हमारे साथ फोन लाइन पे मौजूद हैं। सर मेरा क्वेश्चन सिर्फ ये प्रश्न एकदम सिंपल था। जो ईपीएफ में जो मेरा जो एम्प्लॉयर ने जो लगा रखा ना, अब मुझे हर एक महीना जो भी मिलता है मे बी 1500 or 2000 रुपये जो मिल रहा है, वो जो इंटरेस्ट माना जाएगा या इट विल बी ट्रीटेड एज पेंशन? ईपीएफ में जो मिल रहा है आपको वो तो इंटरेस्ट ही माना जाएगा, क्योंकि ईपीएफ के ऊपर जो ब्याज आ रहा है आपको वो तो आपको मिला जाएगा। पर अगर डेजिग्नेटेड पेंशन है तो फिर पेंशन मिली जाएगी। आपकी जो स्लिप आती है आप उसमें देखिए, उसमें वो लोग हेड मार्क करते हैं, क्योंकि होता क्या है लक्ष्मण, जनरली पेंशन और किसी भी प्रकार से अगर आपको एन्युटी में मिल रहा है तो उस पर लिखा होता है एन्युटी है, पेंशन है, इंटरेस्ट है, तो आप उस पर देखिए अगर पेंशन लिखा है तभी पेंशन माना जाएगा, वरना पेंशन नहीं माना जाएगा। वो साहब एन्युटी ट्रीट कर रहे हैं सर वो लोग। अगर एन्युटी एम्प्लॉयर से आ रहा है और एन्युटी पेंशन की जी नहीं, एन्युटी एम्प्लॉयर से आ रहा है सर, तो एम्प्लॉयर से आ रहा है, एन्युटी आ रहा है तो वो पेंशन के रूप में ही आ रहा है। नहीं सर, ये पैसा जो है जमा कर रखा है इन्होंने ईपीएफ में, ईपीएफ ऑफिस में, यार मैनेजिंग द पेंशन, वो ही पेंशन मैनेज कर रहे मेरे। हाँ, जो तो भी है रिटर्न। हाँ, तो अगर ईपीएफ से आ रहा है फिर तो आपका प्रोविडेंट फंड वो हो गया, फिर तो वो प्रोविडेंट फंड कहलाएगा। आगे भी कोई ऐसे उलझन हो तो आप हमसे संपर्क करिएगा।
और ब्रेक पे जाने से पहले एक बड़ी पते की बात है जो हमने आपको शो की शुरुआत में बताया था, वो था कि रिश्तेदारों से जो हम लेन देन करते हैं तो उस पर टैक्स कहाँ बीच में आ जाता है। रिश्तेदार होते हैं, हमारी मर्जी, हम जितने पैसे लें एक दूसरे को दें, टैक्स कहाँ आता है। तो कई बार हम लोग अपने शो में बताए भी हैं कि हम इन रिश्तेदारों को अगर पैसा देते हैं तो वहाँ पे टैक्स नहीं आता है। तो उनकी एक पूरी लिस्ट है, लेकिन उस लिस्ट में एक हमारे कोहली साहब की बड़ी पारखी नज़र पड़ गई है। वो पारखी नज़र क्या है जो आपको बड़े काम की है, नहीं सुनिएगा तो बड़ी मुश्किल में पड़ जाइएगा। कोहली साहब क्या हो मामला? जी हाँ, बिल्कुल 56-10 में लक्ष्मण, जिसका हम अक्सर जिक्र करते रहते हैं कि रिश्तेदारों में गिफ्ट माफ होता है। आपने अभी थोड़ी देर पहले हमने 50,000 के गिफ्ट की बात करी। यहाँ कोई लिमिट नहीं है। अब कौन रिश्तेदार है? देखिए, माता पिता, बेटा बेटी, दादा दादी, पोता पोती, चाचा भतीजा, मामा मामी, मासी भांजा, नंद भाभी, साला जीजा, ये एक ऐसे रिश्तेदारों की लिस्ट 56-10 के अंतर दी हुई है। पर इसमें एक पेज है। पेज क्या है? और ये केस मेरे सामने आया। चाचा ने भतीजे को 5 लाख रुपए गिफ्ट किए। ठीक है साहब, 56-10 में माफ है। अब भतीजा जब कमाने लगा और हो गया तो उसको याद रहा कि मेरे चाचा ने मुझे 5 लाख गिफ्ट किए थे, जिसकी वजह से मैं पैरों पे खड़ा हो सका। उसका मन आया, चाचा पे प्यार आया, स्वाभाविक है। उसने कहा, चाचा जी मैं आपको 5 लाख की बजाय आज 10 लाख गिफ्ट करता हूं। बस यहीं आके पेज फंस गया। चाचा से भतीजे को तो माफ है, अब चाचा ने से चाचा पर भतीजे से चाचा को माफ नहीं है। ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि ऐसा हो सकता है। ये टू वे नहीं है। ये तो उस पे चाचा साहब के ऊपर टैक्स लग गया। तो उसने कहा भतीजा, चाचा भतीजे को दे रहे हैं तो भतीजा है, पर भतीजा चाचा को दे रहा है तो चाचा नहीं है उस समय, इस पॉइंट ऑफ व्यू से। और यही रूल बुआ के ऊपर भी अप्लाई होता है, यही मामा भांजे के ऊपर भी अप्लाई होता है, यही मासी के ऊपर भी अप्लाई होता है। इनफैक्ट ITAT का चेन्नई का एक केस आया जब मासी ने अपने भांजे को दिया, पर जब भांजे ने मासी को दिया तो वो टैक्सेबल हो गया। तो क्या इसको एक कॉमन फार्मूला माना जाए कि बड़े दिया छोटे को तो ठीक है, छोटे ने दिया बड़े को तो दिक्कत है कि नहीं? ऐसा कोई एग्जांपल है जिसमें ऐसा आप समझ सकते हैं? क्योंकि नेचुरली भतीजा चाचा से छोटा, हालांकि गांव में मुझे ऐसे चाचा मिले जो कि भतीजे से ज्यादा उम्र के। लेकिन लिस्ट में कहीं ऐसा भी है कि कोई ऐसा जिक्र किया गया जहां छोटा बड़ा को दे रहा है तो वहां भी माफ है? लिस्ट में ऐसा नहीं है। अब है, ऐसा है, क्योंकि जहां पर लीनियल एसेंडेंट और डिसेंडेंट है, पोता अगर दादा को दे तो माफ है। अच्छा। बेटा अगर पापा को दे तो सिद्धांत लागू नहीं हुआ ना। पर ये चाचा भतीजा, मासी भांजा, मामा भांजा, कुछ रिश्तेदारियां ऐसी हैं। तो मैं तो अपने दर्शकों को ये राय दूंगा कि साहब रिश्तेदारी में ध्यान से गिफ्ट कीजिए और पूरी कानूनी जानकारी के साथ कीजिए और टैक्स गुरु देख कर कीजिए। देख के करिए, बड़ा पते की बात है। ये तो मतलब अच्छे टैक्स एक्सपर्ट आपको ये चीज़ नहीं बताएंगे जो आमतौर पर मान के चलते हैं कि चाचा भतीजा मतलब दोनों जिसको पैसे दें टैक्स माफ है, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है, एक तरफा है। उधर से वापस आएगा तो फिर दिक्कत पड़ जाएगा। ऐसे कई सारे रिलेशन है, उस पूरी लिस्ट है। आप चाहें तो उस लिस्ट को इनकम टैक्स की वेबसाइट से देख भी सकते हैं। और जो आमतौर पे जो रिश्ते होते हैं वो तो कोहली साहब ने बता ही दिया आपको, तो इसका ख्याल रखिए। और फिलहाल वक्त है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद ऐसे ही सुलझाएंगे एक और गुत्थी। वो गुत्थी जुड़ी हुई है GST से, बताएंगे छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं टैक्स गुरु और हमारे साथ बने हुए हैं जाने माने टैक्स एक्सपर्ट शरद कोहली साहब। ब्रेक पे जाने से पहले हम लोग सारी बातें कर रहे थे, वो थी इनकम टैक्स से जुड़ी हुई, लेकिन GST के पेज भी लगातार दिनों दिन गहराते जा रहे हैं। तो ऐसे ही एक पेज को लेकर के हमारे पास आ रहे हैं जयपुर से मोहित जी, जो कि फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। मोहित जी नमस्कार। नमस्कार लक्ष्मण जी, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया, आप कैसे हैं? हम लोग बहुत अच्छे हैं। और बताइए, हम लोग टैक्स गुरु कैसे आपको मदद कर सकता है? हाँ जरूर जरूर। पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद मेरा ये प्रश्न लेने के लिए। मैं बहुत बहुत धन्यवाद हूँ लक्ष्मण जी का और कोहली साहब का भी खास तौर से, क्योंकि ये प्रोग्राम बहुत ही नॉलेजेबल प्रोग्राम है और मैं इसका कोई भी एपिसोड मिस नहीं करता हूँ, क्योंकि बहुत अच्छा लगा आपका फीडबैक जान करके। जी जी जी। अच्छा, सवाल मेरा ये था कि मैं जयपुर के अंदर मेरा टॉयज का एक छोटा सा बिजनेस है और मैंने जो अपना शॉप है वो रेंट पे ली हुई है। तो इसका जो रेंट आता है उस पे GST लग के आता है। अभी क्या हुआ, लास्ट मंथ जो है जब इलेक्ट्रिसिटी का बिल आया, बिजली का बिल आया, तो उसमें भी GST लगा के मेरे लैंडलॉर्ड ने भेजा है। अच्छा। तो मेरे को ये थोड़ी सी कंफ्यूजन हुआ, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी का बिल, जो बिजली का बिल है, वो तो जयपुर स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को जाएगा, तो वो तो कोई सर्विस ही दे रहे हैं, वो तो सीधा हम इलेक्ट्रिसिटी बिल की पेमेंट करेंगे, वो जमा करा देंगे। तो यही सवाल था कि क्या ये लीगल है, क्या इसमें कुछ और कोई चीज है कि
क्या मुझे जीएसटी देना पड़ेगा? ये आपने बहुत ही अच्छा सवाल पूछा है। ये इसलिए बहुत अच्छा है क्योंकि अभी हाल ही में सरकार की तरफ से, वित्त मंत्रालय की तरफ से इस पर एक सफाई दी गई है। वो सफाई क्या है और आपके लिए सफाई कितने काम की है, कोहली साहब से समझते हैं। कोहली साहब, वो जो सफाई आई थी वित्त मंत्रालय की, इन पे भी लागू होती है? जी हाँ, बिल्कुल लागू होती है मोहित जी। बच्चों की दुनिया में खुशियां बांटते रहिए खिलौने बेचकर। बिल्कुल, बिजली के बिल के ऊपर पहले लोग चार्ज कर रहे थे लक्ष्मण, यही इसीलिए सफाई देनी पड़ी। बिजली के बिल पर जीएसटी मोहित जी नहीं लगाया जाएगा। आप अपने लैंडलॉर्ड साहब को कहिए कि टैक्स गुरु का ये एपिसोड जरूर देखें, क्योंकि इसमें यह स्पष्ट करा जा रहा है सीएनबीसी आवाज पर कि बिल्कुल इलेक्ट्रिसिटी बिल पर आप कोई भी जीएसटी नहीं कलेक्ट करेगा। बिल्कुल आपने ठीक नब्ज पकड़ी है, वो सिर्फ एक रीइंबर्समेंट है, तो उस रीइंबर्समेंट के ऊपर जीएसटी आगे से नहीं लगेगा। क्लैरिफिकेशन बकायदा ऑन रिकॉर्ड है मोहित जी, आप उनको बताइए और ये जीएसटी से बचिए और बच्चों की दुनिया में इन खिलौनों के जरिए खुशियां बांटते रहिए। बिल्कुल, आप कभी मत सोचिए कि आपका छोटा सा बिजनेस, आपने शुरू में कहा तो मैं सोचा आपको वहीं रोकूं, चूंकि आपका बिजनेस छोटा सा नहीं, बहुत बड़ा बिजनेस है। और ये जो बिजली के बिल वाली बात है, ये सिर्फ आप अपने तक मत रखिएगा, आपके साथ कई सारे भाई बंधु होंगे जो रेंट पे रह रहे होंगे, रेंट पे बिजनेस कर रहे होंगे, उनको ही बताइए। ये हो सकता है कि लैंडलॉर्ड गलतफहमी में या फिर नहीं समझ पा रहे हो इस चीज़ को, तो आपसे जीएसटी वसूलने की कोशिश कर रहे हो, तो यहाँ पे जीएसटी आपको देने की ज़रूरत यहाँ पे नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। मुझे उम्मीद करता हूँ कि आपका कन्फ्यूजन दूर हो गया होगा। बिल्कुल बिल्कुल लक्ष्मण जी, बहुत अच्छे से कंफ्यूजन दूर हो गया और मैं अपने लैंडलॉर्ड को रिक्वेस्ट करूंगा कि वो ये एपिसोड टैक्स गुरु का देखें ताकि उन्हें भी इसके बारे में क्लैरिटी आ जाए। बिल्कुल, टैक्स गुरु में का एपिसोड भी दिखाइए, वित्त मंत्रालय का नोटिफिकेशन भी आया है, वो भी आप वेबसाइट से निकाल सकते हैं, वो भी उनको दस्तावेजी प्रूफ के तौर पर उनको दिखा सकते हैं। तो कोहली साहब, बहुत बहुत धन्यवाद सारे सवालों का जवाब देने के लिए। और आपके पास कोई भी सवाल हो, चाहे इनकम टैक्स से जुड़ा हुआ हो या फिर जीएसटी से, तो आप हमें लिख भेजिए tax@moneycontrol.com पर। और जब सवाल अपना भेजते हैं तो अपना नाम और मोबाइल नंबर लिखना ना भूलें, क्योंकि इसी तरीके से टैक्स गुरु से, एक्सपर्ट से सीधा आपको रूबरू कराएंगे, आपके सारे कन्फ्यूजन को दूर करने की कोशिश करेंगे। और टैक्स गुरु में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए सीएनबीसी आवाज़। नमस्कार।